आज जो सीजी व्यापम के द्वारा एडीओ का पेपर लिया गया है, उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पर हम एडीओ का आंसर की कवर कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड आंसर की क्या होगा, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा था, तो वो सब चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले हम आंसर की कवर कर रहे हैं, ये आपके सेट डी का है, यानी जिनके पास सेट डी होगा ये उसका आंसर किए, बाकी आप अपने सेट के हिसाब से आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान कीजिए। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी है, किसी को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, एक फटाफट आंसर की, आप भी थके हुए आए होंगे तो उसके कारण एक फटाफट आंसर की देख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर यहां पर देखेंगे तो आपको पंचवर्षीय योजना पूछा है और उसका आपको पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उसका उद्देश्य था वो पूछा है। तो अगर आपने सेकंड पंचवर्षीय योजना देखा है तो उद्योग और खनिज पर अधिक बल दिया गया था। अगर आप इससे ही यहां पर एक मैच करेंगे तो ए का 4 आ रहा है, और आप देखेंगे ऑप्शन में ए का 4 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ए का 4 आप एक ही से मिला सकते हैं कि यहां पर बाकी चीजें तो आपको मिलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उद्योगों का विकास जो है आपको पता ही सेकंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था, महत्व उसी को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि कौन अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है, उसमें कौन सा युग्म आपको सुमलित है वो पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है तो पहला करेक्ट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है दूसरा भी करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को देता है तीसरा गलत है, लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, प्रधानमंत्री त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है करेक्ट है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है ये गलत है। तो 1 2 4 आप वैसे ही मिला सकते हैं, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये शुभम सर आपसे डिस्कस करेंगे इसको। दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सीडेराइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सीडेराइट, और यहाँ पर लिग्नाइट, तो यहाँ पर लिमोनाइट, तो यहाँ पर ए और सी, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4th का आंसर आएगा आपका सी। चलिए और जो बाकी है वो कोयले के हैं ना, ठीक है। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर पाशुपत महेश्वर संप्रदाय जो था वो मुख्य रूप से गुजरात वाले क्षेत्र में था, और उसके संस्थापक जो थे वो लकुलिस के उनके संस्थापक होने की जानकारी मिलती है, जो शंकर भगवान के 28वें अवतार भी कहे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने के पहले रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए 6 माह के भीतर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ए 6 माह के भीतर इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 7th नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, इसमें मैचिंग वाला ये क्वेश्चन है, कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यहाँ पर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल अनुसंधान केंद्र देखेंगे आप कटक उड़ीसा में है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में है, इंडियन स्पाइस इंस्टीट्यूट जो है वो कालीकट में है केरल में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन जो है वो नागपुर आ जाएगा वहाँ पर। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाइएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य हैं, पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है, सेवा क्षेत्र में 10.3% थी। तो यहाँ पर आप देखिए, एक पहला नंबर सही है, दूसरा नंबर भी सही है, और यहाँ पर तीसरा गलत है। आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक नहीं है, सबसे सशक्त वाहक होता है, और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो 8 का हो जाएगा सी। अब यहाँ पर आप देखिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि
मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो यहां पर बिल्कुल सही कथन है, मेगास्थनीज ने इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। कारण पूछ रहा है, तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये गलत है। दास प्रथा का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख किया था वहां पर। तो यहां पर दास प्रथा प्रचलित थी भारत में, तो इसलिए कारण गलत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इंडिका में उसका उल्लेख नहीं किया है, इसलिए कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी। समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। तो यहां पर आप देखिए शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, तो यहां पर भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन दोनों आएगा, शून्य का प्रयोग और दशमलव पद्धति दोनों ही आएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अमरदीप सर डील करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपको आर्टिकल के हिसाब से मैच करने बोल रहा है कि कौन सा पहले आता है उसको पहले लगाना है। तो कारखानों आदि बालकों का नियोजन ये आर्टिकल नंबर 24 है। मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम ये आर्टिकल नंबर 23 है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण ये आर्टिकल नंबर 22 है। तो अगर आप मैच करेंगे तो सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद आपका बी आएगा और लास्ट में ए आएगा। तो सी डी बी ए ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए शुभम सर का पार्ट है ये। चलिए यहां पर लिखा हुआ है अभिकथन में, बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया था। यहां पर देखिए ब्रिटेन की सहायता से नहीं, यूएसएसआर की सहायता से खोला गया था। तो यह यूएसएसआर की सहायता से खोला गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है इसे कोयला जमशेदपुर तथा झरिया से, क्योंझर से, चूना पत्थर पलामू से, इन क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तो कारण सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कथन यहां पर गलत है ना, और कारण सही है। तो ये गलत है किंतु कारण सही है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी। वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, सितंबर 2023 का पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए 10 महारत्न कंपनियों की संख्या थी उस समय 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी 10। अब यहां पर देखिए दफला और मिश्मी जनजातियां निवास करती हैं। ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, दफला, मिरी, अहोर, मिश्मी। और ये जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर देख लेंगे अगर तो असम हिमालय के भाग के अंतर्गत आती हैं। हिमालय में असम हिमालय के भाग के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश आता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में से क्या शामिल था। तो यहां पर देखेंगे जब आप, तो नमक कर का उल्लंघन, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, नमक कर का उल्लंघन शामिल था। और यहां पर नमक बनाने की अनुमति मांगी थी उन्होंने, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की अनुमति उन्होंने मांगी थी, रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन था उसको घटाया गया था, और भू राजस्व में 30% की नहीं, भू राजस्व में 50% की कमी का मांग की गई थी। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ए, बी और सी, यहां पर बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन है, अमरदीप सर डील करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 एक्चुअल में छत्तीसगढ़ का पार्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कौन सा कथन सही है। वर्ष 2024-25 में कृषि संबद्ध क्षेत्र 20.07 है। देखिए क्वेश्चन में एक दिक्कत ये है कि ये आपका ये नहीं बताया गया है कि ये आपसे स्थिर भाव में पूछ रहा है या प्रचलित भाव में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर वो स्थिर भाव स्पष्ट किया है, यानी अगर वो जो स्पष्ट कर रहा है वो स्थिर भाव को स्पष्ट कर रहा है, और जो स्पष्ट नहीं कर रहा है वो आपको ऑटोमेटिक समझना पड़ेगा वो प्रचलित भाव का है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रचलित भाव के हिसाब से कृषि संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको स्थिर भाव से बनाएंगे तो ये करेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऑप्शन में देखूंगा तो वैसा मेरे पास ऑप्शन नहीं बनेगा, इसलिए मेरे को प्रचलित भाव में लेकर इसको चलना पड़ेगा। तो पहला करेक्ट है। स्थिर भाव 2011-12 में सकल राज्य कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों की तुलना में निरंतर बढ़ रही है। तो पिछले 4-5 साल से अगर आप देखेंगे तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा भी आपको सही लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सभी सही है, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया था? तो 500 करोड़ रुपए को उन्होंने बजट भाषण में बताया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको कथन कारण वाला दिया, सीजी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, गलत है। राजा उल्हण देव के समय उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। कलचुरी वंश के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तो जांजगीर चांपा के क्षेत्र में उल्हण देव थे, जो कि सिवरी नारायण के आसपास के क्षेत्र में थे, और उल्हण देव जो है वो लड़ते समय उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी जो 3 पत्नियां थी वो सती हुई थी। तो कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो आपका आंसर होगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कई चीजें इसमें ऐसी दी है जो आपको नहीं पता होगा, जैसे पासी पद्रक, कुरपद्रक, गांव दान देने का उल्लेख आपको नहीं पता होगा, जुआ प्रसंग का दुर्लभ पुरावशेष नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण आपको पता है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर बारसूर में है, तो अगर आप इसको डी से 2 को मिलाते और अगर आप ऑप्शन में देखते तो डी का 2 आपको 2 ऑप्शन में यहां पर मिल रहा है कि डी का 2 यहां पर है। अगर मैं गोलकी मठ की स्थापना देखूं तो गोलकी मठ जो है वो रतनपुर में है, तो सी का 1 है, तो सी का 1 यहां पर आपको दिख रहा है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आता। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका असर होना अर्थ होता है। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो गुर्जर जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहते हैं? नया क्वेश्चन है, ये आपको अनुमानित है, यहां पर 20 का आंसर होना चाहिए, लेकिन नया क्वेश्चन है ये। अगला देख लेते हैं, वादकों के क्रम, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चन ये है, ये लगभग किसी से नहीं बना है। अगर किसी ने बनाया है तो वो तुक्का लगाकर बनाया होगा, उससे बना होगा। वैसे ये आप नॉर्मल स्थिति में आप ये नहीं पढ़े होंगे कहीं पर भी। तो ये क्वेश्चन में अगर आपका गलत हो रहा है तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, या आपने छोड़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वादकों का क्रम, ये अलग अलग आपके जो रायगढ़ घराना है उसके वादकों के नाम दिए और उनके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो राजा भूपदेव सिंह का सितार ही है, विमलेंद्र मुखर्जी का मृदंग ही है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पखावज ही है, और आखिरी राजा कमल नारायण का तबला ही है। तो यहाँ पर लाइन से मिला हुआ है वो ABCD लाइन से, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुभम सर का पार्ट है। चलिए ये वाला पार्ट का देखते हैं, ये पर्यटन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर दिया हुआ है गुफा का नाम, और उधर वहाँ पर क्या विशेषता है उसकी, वो उससे संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलाश गुफा, तो कैलाश गुफा में स्टेग्लेमाइट, कुटुम्बसर गुफा की बात करेंगे तो उसमें अंधी मछली मिलती है जिसका नाम संकराई है ना। उसके बाद जोगीमारा गुफा का पक्षी और मानव पेंटिंग, और सिंघनपुर गुफा का एक ही बच जाता है आपका मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तिकला। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए ए का 2, बी का यहाँ पर देखेंगे 3, सी का यहाँ पर देखेंगे 1 और डी का देखेंगे 4। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए। तो 24 नंबर का सही आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर वर्तमान क्रम दिया हुआ है। करंट अफेयर्स के बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक यही है क्या कि यहाँ पर सुमिलित करो बोला है, तो वर्तमान का है बोला है, तो सीधा सीधा ही मिल जाएगा इसमें। लोकायुक्त जो है वो इंदर सिंह उबोवेजा है, मुख्य सचिव यहाँ पर अमिताभ जैन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह है, और महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भरत है। तो यहाँ पर देखिए आप A1 B2 C3 D4, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान के अभी पदाधिकारी हैं ये लोग। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का कालानुक्रम में जमाओ। तो कालानुक्रम में आप जब यहाँ पर देखोगे तो CESL नरसिम्हन पहला है, 20 उसके बाद शेखर दत्त आए थे, फिर बलराम जासदी टंडन आए थे, फिर श्रीमती आनंदीबेन पटेल आई थी, फिर सुश्री अनुसुईया उइके आई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ABCDE ये लगातार लाइन से जुड़ा हुआ जमा हुआ है, तो यहाँ पर ABCD और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो, ये विद्रोह वाला इंडियन सीजी का पार्ट है। चलिए देखते हैं, ये आपको विद्रोह को क्रम से जमाने के लिए बोला हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 में हुआ था, कैप्टन ब्लंट आए थे छत्तीसगढ़। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सी है, और सी आपको एक ही ऑप्शन में आगे दिया हुआ है। तो अगर आपको नॉर्मल दूसरा नहीं भी पता है तब भी आपसे बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो डायरेक्ट आंसर है इसका सी आपका आएगा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतान की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना के लिए लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। कमर छठ है, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। चलिए, ये वाला ज्योग्राफी का पार्ट है। ये वाला पार्ट का अगर आप देखेंगे तो बस्तर जिले की प्रमुख नदियां, तो बस्तर जिले की जो प्रमुख नदियां हैं वो है, यहाँ पर आप देखिए इंद्रावती, मकरंद और नारंगी। तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन के हिसाब से जब लगाएंगे आप, तो इंद्रावती और नारंगी ये दोनों बस्तर क्षेत्र की नदी है। मकरंद नदी जो है वो रायगढ़ क्षेत्र की नदी है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं सरगुजा संभाग की नदी है, जो बस्तर क्षेत्र में नहीं आती। लेकिन देखो, ये क्वेश्चन जो है वो विलोपित भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से दो को चूज कर रहे हैं अगर हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ पर सी ही उत्तर आएगा। बाकी मकरंद नदी भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर बस्तर क्षेत्र की नदी नहीं है। या तो विलोपित करेगा या तो आंसर लेगा मोस्ट प्रोबेबल आंसर, जिसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा है, तो वो उत्तर सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ साहित्य परंपरा के डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर 5 कालखंडों में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने विभाजित किया है। अगला देखेंगे, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। 500 मेगावाट के दो, मतलब 1000 मेगावाट जो है वो नए जो यूनिट है वो लगा हुआ है, मतलब टोटल 1000 मेगावाट का जांजगीर चांपा में। यहाँ पर देखेंगे, ये जनगणना वाला क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी परिवार का प्रतिशत है। तो ग्रामीण परिवार का प्रतिशत आप यहाँ पर देखेंगे 78.56 और शहरी परिवार का प्रतिशत 21.44 आएगा। तो ए आंसर आ जाएगा। 34 नंबर का आंसर फिर सर डील कर। चलिए, अब यहाँ पर आपको महीने के हिसाब से त्योहारों को जमाने बोला है कि कौन से महीने में क्या होता है, और चैत्र माह से प्रारंभ करने बोला है। तो चैत्र, वैशाख, आषाढ़ आपको वैसे जमाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, रामनवमी चैत्र का ही है, अक्ति वैशाख का है, रथ यात्रा आषाढ़ का है, कजरी आपका भाद्र माह में कृष्ण तृतीय को कजरी होता है, पोला भाद्र माह की अमावस्या को होता है। तो ए बी सी डी लाइन से ही जमा हुआ है। अगर आप लाइन से देखेंगे तो यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। भेजी कोतापल्ली फोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उस समय वहां पे कोई विद्रोह भी हुआ था तो कुई कहे जाते थे। कोंद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कोंद जनजाति की बोली भी कुई है, लेकिन कथन कारण सही है। लेकिन यहाँ पर कारण ये कथन को जस्टिफाई नहीं करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही है, लेकिन कथन कारण जो है वो कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु है तो उष्ण, शीतोष्ण, अर्ध शुष्क और समतापीय। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्ण, मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा इसका? उष्ण जलवायु, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, छत्तीसगढ़ की वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, उचित संबंध जमाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे पर्यावरण वानिकी, तो पर्यावरण पार्क, पिकनिक स्पॉट का निर्माण, तो ए का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4। उसके बाद वास वनों का पुनरुद्धार, तो यहाँ पर वन और वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े वास वनों का सुधार, तो बी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 आ जाएगा। हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, तो सी का यहाँ पर आ जाएगा। कम जल भंडार वाले रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है। और बिगड़े वनों का सुधार, तो डी आ जाएगा इसमें 2। इसमें हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, तो सी का 2 आएगा। हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, सी का आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद? डी, बी, बांस वनों का पुनरुद्धार, तो यहाँ पर बी का आ जाएगा। बी का ठीक है। और इसका ओवरऑल आंसर जो है ए आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे बी वाला जो आंसर है, ये ए का 4, फिर बी का 1, फिर सी का मैंने क्या बताया था 2,
और डी का था 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा जब आप पूरा मैथ करोगे। इकोनॉमिक सर्वे का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला देखेंगे 38 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, भक्ति, नीति, हास्य तीनों से संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, ये शुभम सर का पार्ट है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, तो 7 राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ को छूती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 7 नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र को मिलाने के लिए बोल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर बुरई तो सिंपल है दुर्ग, मगरलोड धमतरी, फेजरपुर बस्तर और बिरकोनी क्या आएगा, महासमुंद। तो A2 B3 C4 और D1, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आजीविका वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए वर्गीस कुरियन का संबंध, वर्गीस कुरियन का संबंध किससे था, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन, ठीक। ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला ग्रामीण बैंक और प्राथमिक कृषि बैंक। तो राज्य ग्रामीण बैंक जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा 42। अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है, अल्पकालिक कृषि ऋण बीज के लिए, कीटनाशक के लिए, यही सब के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर बीजों की खरीद के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण दिया जाता है। कीटनाशक भी इसके अंतर्गत आ सकता था, लेकिन यहाँ पे छोटे उपकरणों की खरीद के लिए कृषि ऋण नहीं दिया जाता अल्पकालिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीजों की खरीद के लिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण में पुनर्भुगतान में देरी होने पर ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं, घट जाती है, बढ़ जाती है या स्थिर रह जाती है। तो यहाँ पर पुनर्भुगतान अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हालांकि दंड लगाया जाता है, लेकिन इस उत्तर के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, ब्याज दर बढ़ जाती है। तो ब्याज दर बढ़ जाएगी अगर पुनर्भुगतान वो नहीं कर पा रहे हैं तो सी आएगा इसका सही उत्तर। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन, कथन है सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना, और कारण लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य मैंने पढ़ाया था वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन है। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है। ये वित्तीय समावेशन का योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, न कि उद्यमिता को प्रोत्साहन करने का। तो यहाँ पर आप देखोगे पशुपालन के विकास के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी देखिए, कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आए हैं जिसने किसी ने पढ़ के नहीं किया है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ मतलब आपको वहां पर एट प्रेजेंट दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपसे बनेगा। जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, मान लो जाए ये सवाल वो किसी से नहीं बना होगा, बनाए हैं वो तुक्का मारे होंगे, कोई इसको पढ़ के नहीं गया होगा, ऐसा सवाल है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा मतलब पशुपालन का इतिहास पूछ रहा है आपको। अब वो शुरू में किसका पशुपालन हुआ था, बाद में किसको हुआ था, तो आप देखोगे सबसे पहले अगर देखने के लिए मिलेगा इसमें, तो आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखोगे भेड़ और बकरी का पालन सबसे पहले चालू हुआ था। उसके बाद मवेशियों और सुअरों का पालन चालू हुआ था। जो बहुत टफ वाला जमाने के लिए दिया है ना, उसको आप जनरली देखोगे कि लाइन से दे दिया है। यहाँ पर आप हाथियों का पालन, मुर्गियों का पालन, उसके बाद अल्पाका और लामा का पालन, ये साउथ अमेरिका में होता है अल्पाका और लामा का पालन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABCDE, ये अभी तक तो यही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे इसको वर्ष के आधार पे, गठन के आधार पे स्थापित ये करना है, जमाना है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यहाँ पर देखेंगे 1957 में गठित हुआ था। जिला उद्योग केंद्र 1978 में गठित हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो रोजगार आश्वासन योजना है तो 1993 में, उसके बाद नई राष्ट्रीय विकास नीति 2000 में, और इसके बाद काम के बदले अनाज 2004 में है। तो इसका जब सही उत्तर आप मिलाओगे तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले C आएगा, तो C सबसे पहले आएगा, उसके बाद A आ जाएगा, उसके बाद D आएगा, उसके बाद क्या आएगा, E आएगा, उसके बाद B आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B उत्तर आ जाएगा, इसका राइट उत्तर B आ जाएगा, ठीक। ये वाला देखिए 21-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा दे दिया। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे ये 13% है, ये है लगभग 15% के आसपास। इसमें सबसे करीब का उत्तर लेना है तो 13% लेना पड़ेगा आपको, ठीक। पशुपालन के स्तंभ, ये डायरेक्ट नोट्स में आपका दिया हुआ है पहले ही पेज में जो मैं बताया था। इसमें देखिएगा आप, उन्नत प्रजनन, संतुलित पोषण, उपभोग नियंत्रण, विकास कार्यक्रम। तो उन्नत प्रजनन, संतुलित पोषण, तो यहाँ पर A और B सही आंसर आ जाएगा। केवल
ए और डी है ना, तो ए और बी सही उत्तर आएगा। तो ए और बी जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, तो ये आप देखिए, स्व सहायता समूहों का नया समूह, ये व्यापार वेंचर, किसी नए व्यापार को चालू करने के लिए गठित किया जाता है। उसके बाद बहुफसल कार्यक्रम 67, 68, उसके बाद भारतीय मानसून का जुआ, तो ये योजना आयोग आएगा। बैठक की कार्यवाही लिखना, ये सामुदायिक संगठन करती है, बैठक की कार्यवाही को लिखने का काम इसी में होता है। तो A2 B1, अब देखो आप A2 B1 C4 और D3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला यहां पर आप देखो, ये पूरा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। यहां पे देखो, जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। मानव विकास जब धीरे धीरे हो रहा था तो धीरे धीरे मनुष्य को पशु को पालना एक आवश्यकता बनती जा रही थी, ताकि उसको दैनिक जरूरतों की पूर्ति वहां से हो सके, दैनिक दूध की, बाकी सब चीजों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे सही है। अब एक घरेलू पशु, इसमें बता रहा है कि पालतू पशु किसको बनाया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर विशेषताएं, पशुपालक के लिए उपयोगी होनी चाहिए, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके और आगे बढ़ा सके अपने वंश को। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन को पुष्टि भी करता है, स्पष्टीकरण है। तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आ जाएगा इसका आंसर। कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए, उत्पादन तथा उपभोग के अंतर, उत्पादन है और उपभोग में अंतर है, उत्पादन जैसे ज्यादा है उपभोग कम है, तो यहाँ पर आर्थिक अधिक्य हो गया, वो आर्थिक अधिक्य हो गया। तो सी इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सरप्लस बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हरित क्रांति की हेतु ICR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया? तो हालांकि ये मैक्सिकन गेहूं पर सही होता है, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर ए आना चाहिए। ठीक, यहां पर आप देखिए, इसको मैचिंग करने के लिए आया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम था। फिर आजीविका संपत्ति किसको बोलते हैं? मानव की पूंजी होती है। फिर आजीविका भेद्यता संदर्भ जो आएगा, और आजीविका संस्थान, तो आजीविका जो संस्थान है वो सहकारिता के लिए, और आजीविका भेद्यता संदर्भ जो है वो कीट और रोग महामारी। तो A2 B1 आप चेक करिए, A2 B1 C4 और D3, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है, तो 54 नंबर का आंसर आएगा बी। 55, व्यक्ति की आजीविका की पहचान करें। किन किन चीजों से व्यक्ति की आजीविका चलती है, ये कह रहा है इसमें। तो देखो, भोजन और पानी आजीविका नहीं, आवश्यकता है व्यक्ति की। ठीक, आजीविका क्या है? परिवहन, कोई इंसान ऑटो का ड्राइवर हो सकता है, ट्रक का ड्राइवर हो सकता है, बस का ड्राइवर हो सकता है, तो परिवहन में आजीविका की संभावना है। बिजली, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकता है, रिपेयरिंग करने वाला बन सकता है, सर्विस इंजीनियर बन सकता है, सर्विसमैन। तो ये दोनों जो है वो ज्यादा उपयुक्त उत्तर होगा इसका। तो जी और एच, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी, जी और एच। अब ये पंचायती राज का पोर्शन है, अमरदीप सर डील करेंगे इसको। चलिए अब इसको देखते हैं। पंचायती राज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है, पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने व लागू करने के निम्नलिखित चरणों को क्रम से जमाइए। जो GPDP जो है होता है, जो आपका योजना क्रियान्वयन के लिए, विकास के लिए पूरा नीति बनता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पूरी चीज अगर देखें, यहाँ पर ये आपको ऐसा नहीं कि आप ये कहीं पढ़े होंगे, नॉर्मल अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे या थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आसान से ये क्वेश्चन बन सकता था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले GPDP तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन करना, यानी सबसे पहले GPDP डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगी, पहले एक समिति बनेगी, समिति उसका निर्माण करेगी, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे GPDP तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन करना, यह सबसे पहला आना चाहिए। और सबसे पहला डी अगर आप देखेंगे तो एक ही, यहां पर दो ऑप्शन में आपको डी पहले दे रहा है, एक यहां पर दे रहा है DEBCA और एक आपको दे रहा है DBEAC दे रहा है। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं, अगर अब ये तैयार कर लेगा अपना समिति, उसके बाद क्या करेगा? आप देखो यहां पर लिखा है
ग्राम सभा द्वारा मंजूरी देना, ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्रीकरण, जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार करने हेतु प्रस्तुत करना। अब देखो ये तो सबसे आखिरी में आना चाहिए कि जिला योजना समिति को अंतिम रूप देना है, तो सबसे आखिरी में सी आना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर आखिरी में ए दिया है और यहां पर आखिरी में सी दिया है, तो सबसे पहला कौन बना रहा है और आखिरी में किसके पास जाएगा? तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी। तो अगर आप बिना पढ़े तो पढ़ने नॉर्मल ऐसी क्वेश्चन है कि जो आप लॉजिक से बनाते, क्योंकि कई चीजें आज के पेपर में ऐसा ही है कि अगर आप देखेंगे पंचायत, आजीविका, ग्रामीण विकास, आप तीनों ही पार्ट देखेंगे तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे महसूस हुए होंगे कि अगर आप ये पढ़े भी नहीं होते ग्रामीण विकास, पंचायती राज या आजीविका, तो वहां पर आप लॉजिक लगाकर उसको बना सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, ये कथन है, कारण ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो मेरे हिसाब से जो पेपर सेटर है, जिससे पेपर सेट कराया होगा, वो छत्तीसगढ़ प्रॉपर के नहीं है, वो कहीं बाहर के दूसरे जो आपके राज्य है वहां से किसी से पेपर सेट कराया गया, क्वेश्चन वहां से लिया गया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, तो ऐसा हमारे यहां होता नहीं है। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मध्य होता है, ग्राम पंचायत के जितने मतदाता वोट देते हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, तो ऐसा कोई प्रावधान आपके छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। तो अगर यहां पर ये दोनों ही गलत और मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको और सोचूं कि अगर यहां पर देखिए ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत अलग अलग ग्राम सभा से ही मिलकर बनी होती है, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक या एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जो ग्राम पंचायत के मतदाता हैं वही मतदाता तो क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो वोटर कौन हुए? ग्राम सभा वाली लोग हुए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ग्राम सभा सरपंच को चुनती, फिर मेरे को ये सही लेना पड़ रहा है। अगर मैं दूसरा लॉजिक लगाऊं, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, तो ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित करने की यह भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का आर्टिकल 21A रिकॉल को बताता है, यानी आपकी जो ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध रिकॉल की प्रक्रिया हो सकती है, और रिकॉल की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के भीतर रहने वाली ग्राम सभा के लोग ही सरपंच को हटाने के लिए वोट देते हैं, यानी जिसने सरपंच को चुना वही हटाते हैं। तो जो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है उसी के खिलाफ रिकॉल ला सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये भी सही आ रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है, लेकिन अगर मेरे को इस ऑप्शन के हिसाब से चुनना पड़ेगा तो उस हिसाब से ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है वो उसको निष्कासित कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को यहां पर ए आंसर लेना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर आंसर जो है दोनों ही, मतलब चारों ऑप्शन में आंसर नहीं है, वो दोनों गलत है हमारे अधिनियम के हिसाब से। लेकिन अगर दूसरा लॉजिक लगाऊंगा तो उस हिसाब से ए आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव भी क्या होता है? डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके अलावा देखेंगे सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है आपके छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से। तो यहां पर ए और डी तो दोनों ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से देखूं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से सरपंच जो है ये डायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्टेड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा राज्य के विधानमंडल के ऊपर कि वो सरपंच को डायरेक्ट इलेक्टेड करवाना चाहते हैं या इनडायरेक्ट। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के विधानमंडल ने यह तय किया है कि सरपंच क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्टेड होगा। लेकिन यहां पर 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो 100% कंफर्म है जो डायरेक्ट इलेक्टेड होगा वो सदस्य ही है। तो उस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से देखूं तो ए और डी दोनों हो सकता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया है यहां पर कि वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से पूछ रहा है या वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से पूछ रहा है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो डिलीट भी हो सकता है, लेकिन 73वें के हिसाब से ए आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में जनपद पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत लेवल में पूछ रहा है। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। या ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यह भी करेक्ट है। जनपद पंचायत के सदस्य मतदाता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यह भी करेक्ट है। तो यह क्वेश्चन आपका होगा विलोपित, यानी ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ये डी इस क्वेश्चन का आंसर तब आता जब ये क्वेश्चन में पूछता क्या सही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में पूछता क्या सही नहीं है तब इस क्वेश्चन का आंसर आता ऑप्शन डी, लेकिन सही है पूछा है तो ए बी सी तीनों ही सही है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन क्या होगा? विलोपित होगा, डिलीट होगा। आप इसमें लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच अपना त्याग पत्र जो सौंपता है वो जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को सौंपता है। जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक को सौंपता है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में उप सरपंच दिया, ये होगा नहीं। प्रधान होगा नहीं। अब यहां पर जिला परिषद का सीईओ बचा और पंचायत समिति का विकास अधिकारी बचा है। अब वो या तो ए आंसर लेकर चल देगा या इस हिसाब से तो विलोपित होना चाहिए। तो आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा। तो ऊपर का क्वेश्चन भी डिलीट है, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए यहां पर फिर से मेंशन नहीं किया है कि वो ग्राम पंचायत की समिति पूछ रहा है, जनपद पंचायत की समिति पूछ रहा है या जिला पंचायत की समिति पूछ रहा है। केवल क्या लिख कर दे दिया है? समिति का नाम लिख कर दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वित्त एवं लेखा परीक्षा समिति ऐसा समिति हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से नहीं है। अगर आप देखेंगे विकास समिति नाम से नहीं है, निर्माण तथा विकास समिति के नाम से है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति होता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से जो दिया उसके हिसाब से मिलाने का प्रयास करूं तो सामान्य प्रशासन समिति जो आएगा ये प्रशासन से संबंधित काम आएगा। तो ए का 3 तो वैसे ही हो रहा है। वित्त एवं लेखा परीक्षा तो वित्तीय मामले आएगा, तो बी का 4 ऐसे ही हो रहा है। अगर स्वास्थ्य वाला देखेंगे तो स्वास्थ्य आएगा, तो डी का 2 आपका ऐसे ही हो रहा है और सी का 3। आपका सी का क्या बचा? 1। तो अब देख लीजिए 3 4 1 2, या आपको इसके हिसाब से बनाने बोला है तो मिला लेते हैं। आपका ए का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 का ए अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व, तो ए का 3 हो गया। अब ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो बी डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजना मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। करेक्ट है, क्योंकि मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक व्यक्ति को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करना है जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुनिश्चित को बढ़ावा दे। बिल्कुल करेक्ट है, वो आजीविका बढ़ाने के लिए योजना है, गरीबी दूर हो। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगर आप देखेंगे डी आएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष किस आधार पर होगा? तो पंचायत के प्रथम सम्मेलन से बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ग्राम सभा के कार्य क्या है? ग्राम सभा के कार्य गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, ये नहीं होगा। 1 3 4 आएगा। 1 3 4 बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर के अनुसार सही समीकरण मिलाइए। जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले जिला पंचायत आएगा, फिर जनपद पंचायत आएगा, फिर ग्राम पंचायत आएगा और आखिरी में ग्राम सभा। ACBD ऑप्शन ए में है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पंचायत व्यवस्था में से कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत का अंग नहीं है? तो ग्राम सभा उसका अंग नहीं है, जिला जनपद और ग्राम होते हैं। अगला है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाए
तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में हो जानी चाहिए? तो आपको पता है 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए, तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं यहां से ग्रामीण विकास के बारे में पूछा गया है। तो ग्रामीण विकास के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? सूचना के लिए आवेदन करना होगा, तो 20 का करेक्ट है। फिर अगर आप देखेंगे आवेदन करेंगे, जवाब नहीं देगा तो प्रथम अपील जाएगा, वो नहीं देगा तो द्वितीय अपील जाएगा, तो BCA ऑप्शन बी में है, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इस योजना को क्रम से जमाने बोला है कि इनको कालक्रम अनुसार जमाने बोला है। अब देखो कि अगर यहां पर आपको लग रहा है कि कोई सा आपको नहीं पता है, तो आपको पता है कि महतारी वंदन योजना जो आपको 1000 रुपए महिलाओं को छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, यह आपका विष्णुदेव साय की योजना, और विष्णुदेव साय का कार्यकाल कब से चालू हुआ है? 2024 से चालू हुआ है। तो यानी महतारी वंदन योजना काल क्रमानुसार में सबसे लास्ट में आएगा। उज्ज्वला योजना आपका 14-15 वाला है, मोदी जी की योजना। सौभाग्य योजना मोदी जी की योजना है। दाई दीदी और धनवंतरी ये भूपेश बघेल सरकार की योजना है, यानी ये विष्णुदेव के पहले हुई। तो अगर आपको महतारी वंदन भी पता है 2024 से सबसे लास्ट में आएगा, तो सी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो आपका डायरेक्ट आंसर बन रहा था ये ऑप्शन सी। यानी अगर आपको सिर्फ ये अनुमान लगा लेते, ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं थी, सन नहीं भी पता था तब भी बनता कि महतारी वंदन किसी योजना है भूपे आपके विष्णुदेव साय सरकार की, तो डायरेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के आवेदन का निराकरण का सही क्रम क्या है? ये तो वही रिपीट क्वेश्चन है, वही पेज रिपीट हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो जब आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ते हैं आर्टिकल धारा नंबर 129, तो वहां पर राज्य सरकार क्या करती है? स्वतंत्र ऑडिट दल बनाती है, वही क्या करेगी? पंचायतों के अंक लेखाओं की संपरीक्षा करती है, यानी अंकेक्षण व्यवस्था करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है? लोक प्राधिकारी, यानी जो आपके पब्लिक अथॉरिटी रहती है उन्हीं के द्वारा जन सूचना अधिकारी बैठाया जाता है। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी के ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, जो सूचना अधिकारी होते हैं, अगर वो सूचना नहीं देंगे तो जुर्माना लगा देंगे। किसी की जांच कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी व्यक्ति को अपने यहां बुला सकते हैं बोलने के लिए, उनका अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सजा किसी को नहीं दे सकते, जुर्माना लगा सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है सेम क्वेश्चन, अगर आपने इसको बना लिया होगा तो ये भी बन जाएगा आपसे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर निर्दिष्ट समय पर सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति लगाता है। करेक्ट है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी करेक्ट है। और क्योंकि अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि ये देखिए यहां पर जुर्माना लगा रहा है, और जुर्माना लगाने से पहले उनका पक्ष रखने के लिए बोलेगा, तो ए सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो 20 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2014 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इंदिरावास योजना में क्या कमी पाई थी? तो ये पूरी ही कमी पाई थी, डी का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, एसवीईपी कब चालू हुआ था? तो एसवीईपी 2016-17 में चालू हुआ था, बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये शुभम सर का पार्ट है बैंकिंग वाला। चलिए नाबार्ड का कार्य है, यहाँ पर आप देखो प्रत्यक्ष वित्त पोषण पुनर्वित्त विकास संबंधी पर्यवेक्षी। तो ये वाला जब आप देखोगे प्रत्यक्ष वित्त, देखो पुनर्वित्त रीफाइनेंस तो करता है, मतलब ऋण पे ऋण देता है, विकास संबंधी डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है, पर्यवेक्षी वाला पर्यवेक्षण करने का काम करता है, तो बीसीडी तो आएगा ही। देखो प्रत्यक्ष वित्त पोषण में एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो है वो डायरेक्ट आप जाके यहाँ से ऋण नहीं ले सकते। ये क्या करता है? राज्य मतलब बैंकों को ऋण देता है, ये बैंकों का, तो बैंक को ऋण देता है, बैंक जो है वो पब्लिक को ऋण देती है इसके माध्यम से। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष वित्त पोषण का मतलब जो है वो डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब ये बैंकों को डायरेक्ट फाइनेंस करता है, पब्लिक को नहीं। तो यहाँ पर बीसीडी जो है वो ज्यादा उपयुक्त आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी बीसीडी नहीं है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो इसका सही उत्तर
डी आना चाहिए। अगर बी सी डी ऑप्शन में रहता तो इसका सही उत्तर बी सी डी आता। अब ये देखने वाला बात होगा कि वो विलोपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आरसीटी के ऊपर पूछा गया है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। करेक्ट है। ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन और उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने इसका उद्देश्य है। बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद उनको रोजगार दिलवाना, ये भी इस योजना का उद्देश्य है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है बिहान आएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम क्या है? तो बिहान है। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है पीएम जनमन योजना के लिए जो उच्च स्तरीय समिति बनती है उसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। अगला देखते हैं। अब ये अलग अलग योजना और उसके विभाग को सम्मिलित करने बोला है। तो पीएम उज्ज्वला योजना ये आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। तो ए का एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी करेक्ट आंसर है। पता है आपको उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देते हैं, गैस आपका ये आप मिला लेते उससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका एक बोल सकते हो कि करेंट का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन किस माह व वर्ष में ग्रामीण वास नामक आपका व्हाट्सएप ऐप शुरू किया है? तो मार्च 2025 में। बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपको ये अलग अलग योजना दी और इसको योजना को क्रम से जमाने बोला है, उसके चालू होने के क्रम से। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में चालू हुई है। ग्राम कौशल्य योजना 2014 में चालू हुई है। अगर आप ग्राम सड़क देखेंगे तो ये वर्ष 2000 में चालू हुई है, वर्ष 2000। मनरेगा देखेंगे 2006 में चालू हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सबसे पहले चालू योजना है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी सी सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन सी सबसे पहले है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में चालू हुई है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन। तो याद रखिएगा यहां पर आपको ये सी आना चाहिए, लेकिन सी आपको कोई भी ऑप्शन में पहले नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगा लीजिएगा इसमें ऑब्जेक्शन, यहां सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये आपको जमाने बोला है क्रम से। तो उद्देश्य क्रमांक अगर आप देखेंगे, उद्देश्य क्रमांक 5 जो है वो लैंगिक समानता ही है। तो ए का अगर आप देखेंगे ए का एक यहां पर भी है, ए का एक यहां पर भी है। उद्देश्य क्रमांक 6 देखेंगे तो स्वच्छ जल है। तो ए का 3 सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको शुभम सर का पार्ट है, शुभम सर आपको बताएंगे, बैंकिंग वाला है। चलिए यहाँ पर आपको नाबार्ड के बारे में जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ देखिए नाबार्ड जो है वो, नाबार्ड का जो है वो यहाँ पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आएगा आपका ए का आ जाएगा 3, है ना, ये ए का आ जाएगा 3। फिर उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आ जाएगा आपका यहाँ पर कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? डी 4। उसके बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। तो राज्य सहकारी बैंक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था। तो यहाँ पर डी आ जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पे D1 और C2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसका डी जो है वो राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था 90 नंबर, उसको भी मैं यहाँ पे डील कर देता। हाँ, बैंकिंग से रिलेटेड ही था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो यहाँ पर आप देखिए स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर 26 सितंबर 1975 को जो अधिनियम पारित किया गया था उसके आधार पर 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। लेकिन 2 अक्टूबर 1975 यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो अधिनियम पारित हुआ था वो वाला डेट ये पूछ रहा है, यहाँ पे लिख के उसको देना चाहिए था कि अधिनियम कब पारित हुआ था, लेकिन नहीं दिया है। तो इसका उत्तर जो है वो बी आएगा। इस अधिनियम के आधार पर इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट अमरदीप सर का वो डील करेंगे। चलिए ऊपर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो सर ने छोड़े हैं। यहाँ पर पूछा है आपका जो मनरेगा अधिनियम के किस धारा के तहत सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है? तो धारा 17 के तहत है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब हुआ है? सितंबर 2013 में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन हुआ है। अब
देखते हैं यहाँ पर जो हिंदी का पार्ट है वो देख लेते हैं, जो हिंदी पूछा गया है। सबसे पहले पूछा है व्यर्थ में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है आपका व्यर्थ में। फिर आपसे यहाँ पर पूछा है स्पर्श व्यंजन के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम क्या है, तो पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, तो क सबसे पहले ए ही आएगा, ए के बाद ई आएगा और ए ई एक ही ऑप्शन में दिया है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगला देखते हैं एक से अधिक प्रधान उपवाक्य किसमें होते हैं, तो संयुक्त वाक्य में होते हैं। मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक आपका प्रधान उपवाक्य होते हैं। 20 करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, इनमें आपको पूछा है वाक्य दिया और उसको मिलाने बोला है, तो अगर आप देखेंगे आराम से बन सकता था पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो पानी ना बरसता धान सूख जाता हमने पढ़ते हैं हेतु हेतु वाला, तो हेतु हेतु संकेतवाचक होता है, तो डी का 3। अगर डी का 3 देखेंगे तो 2 ऑप्शन में डी का 3 मिल रहा है। फिर ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे यानी आपकी इच्छा है, तो सी का 1 देखेंगे तो इसी में है, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो अंगुली जो है वो तत्सम शब्द का उदाहरण है, 95 का सी आएगा। अगला देखते हैं, मुंह से पूरा श्वास निकल जाए तो इसे शुद्ध निर्णुनासिक ध्वनि कहते हैं, करेक्ट है। यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि किसको बोलते हैं, जिसमें आपको उच्चारण करते समय नाक से भी थोड़ी हवा निकलती है और मुंह से भी निकलती, तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कारण भी सही है लेकिन स्पष्टीकरण वाले चीज नहीं बोला है, तो ए और आर दोनों सही आएगा, क्योंकि निर्णुनासिक श्वास का कुछ अंश यदि नाक से निकलता है और मुंह से भी निकलता है तो उसको अनुनासिक ही बोलते हैं, तो बी इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यण स्वर संधि का उदाहरण है, तो कोई यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, डी आएगा। जवानी किसका उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा है जवानी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुहावरों की पहचान कीजिए, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरा है, आटे दाल का माव मुहावरा है, बाकी ये दोनों जो है वो आपका लोकोक्ति है, ए इसका करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा सा पेड़, तो बड़ा सा पेड़ बोल रहा है, पेड़ की विशेषता बता रहे कि वो बड़ा है यानी पेड़ का गुण बता रहा है, तो विशेषण क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो है उसका हमने यहाँ पर अनुमानित जो है वो आपको बता दिया है कि क्या आंसर होने वाला है। अब बात रही कि देखिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में लगभग देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन लगभग ऐसा लग रहा है कि जो विलोपित होगा। ठीक है, आपके जो आपने नोट्स पढ़ा उसमें पर्याप्त आपके पास सोर्स बताए गए हैं, आप उसमें देखिएगा। किसी में कोई प्रश्न में आपत्ति लगाने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं कि हमको इसमें दिक्कत हो रही है, आप उसमें कुछ सोर्स प्रोवाइड कीजिए, तो वो सोर्स हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें। अब बात है कि पेपर का स्तर कैसा है, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पेपर में कुछ क्वेश्चन एकदम सरल भी थे जो लॉजिक से बन रहे थे, उसके ऊपर जाए तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से सरल क्वेश्चन थे जो आप बना सकते थे। उसके बाद का 30 से 35 क्वेश्चन जो था वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, किसी से कुछ गलत हुआ होगा, किसी से सही हुआ होगा, और लगभग अगर आप देखेंगे 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े कठिन क्वेश्चन थे जिसको बनाने में आपको दिक्कत हुई होगी। लेकिन क्योंकि एग्जाम देते समय एग्जाम का प्रेशर होता है और प्रेशर में हमसे गलतियां वहां पर होती हैं, तो अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी रेंज से हटकर आए हैं और वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में थोड़ा सा नर्वस किए होंगे, डिमोटिवेट किए होंगे, क्योंकि वो नहीं बन रहे होंगे ग्रामीण विकास आजीविका जो आपने लंबे समय तक बनाए पढ़े हैं। तो अगर आपने लॉजिक से क्वेश्चन बनाया होगा तो आपका सही है, लेकिन अगर आपने लॉजिक नहीं लगाया होगा और उसको सिर्फ पढ़ के कि हम पढ़े नहीं है करके छोड़े होंगे या सेकंड राउंड में नहीं बना पाए होंगे, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं नंबर यहां पर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मे भी 65 से 70 नंबर के आसपास जो है आप बोल सकते हो कि टॉपर का हो सकता है, लेकिन जो जिसके पास पीजीडीआरडी नहीं है वो तो ऐसे में जिसका 65 नंबर भी आ रहा होगा उसका 15% नंबर कट जाएगा, तो वो कट पिट के 50-52 नंबर के आसपास आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है, अगर उनका नंबर पीजीडीआरडी नहीं है तो उनका नंबर मेरे हिसाब से 70 नंबर के आसपास आना चाहिए।
तब उनके चांस है, नहीं तो पीजीडीआरडी वाले कम नंबर ला के उसमें 15% अंक जो एक्स्ट्रा पाएंगे उसमें वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबका नंबर 70 के पार गया होगा, लेकिन पीजीडीआरडी वाले अगर 60 नंबर भी लाएंगे तो उनको 15% जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो 15% कहीं ना कहीं, क्योंकि 85 का पहले अगर आप देखेंगे सभी का 85% निकाल के उसमें 15% एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, तो या उसमें बोनस दिया जाएगा 15 नंबर जो भी है, तो उस स्थिति में पीजीडीआरडी वालों को कहीं ना कहीं यहां पर फायदा मिलेगा। लेकिन मे भी अगर आपका बिना पीजीडीआरडी वाले हो आप, तो आपका लगभग 65-68 नंबर आ रहा होगा, तो जरूर एक उम्मीद आप मान सकते हैं। लेकिन यहां पर पीजीडीआरडी वाले उतने नंबर में उनका लगने के पूरे चांस है। लेकिन यहां पर मैं ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए बोल दूं कि नहीं 50 नंबर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 65 से 70 नंबर ऑन एन एवरेज आपका आना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आपने जो प्रयास लगाया होगा, अपना एफर्ट डाला होगा, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट के फॉर्म में देखने के लिए जरूर मिलेगा। सभी के लिए हमारी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलेंगे कभी किसी अगली क्लास में। आप जरूर अपना नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में मिलाकर जरूर पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।